नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हैप्पीएस्ट वर्ल्ड में। हम पिछले 2 वीडियो से बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस अपनी या घुटने के दर्द में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो उसका इस रोग का लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या देखते हैं और उसमें क्या क्या होता है, और उस बोन मॉडल की सहायता से भी हमने बताने की कोशिश किया कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किससे संरचना होता है, कहाँ कहाँ डैमेज होता है। तो आज है पार्ट 3 का वीडियो और इसमें हम बताएंगे जो डॉक्टर के पास जाने के बाद, हॉस्पिटल जाने के बाद क्या क्या टेस्ट होता है, उसका ट्रीटमेंट जो होता है क्या होता है और उसका प्रिवेंशन भी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो देखते हैं, तो आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट को फुल्ली एग्जामिन करने के बाद, परीक्षा करने के बाद, वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको। जैसे तो कॉमन एक है कि एक्सरे ऑफ नी एपिलेटरल। तो एक्सरे, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये क्या कि आपका एक ही जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जनरली बायलेटरल बोथ साइड होता है। कुछ ज़्यादा होता है, एक तरफ ज़्यादा हो सकता है, दूसरी तरफ कम हो सकता है, लेकिन ये शुरू हो जाए दोनों जॉइंट में। अदर जॉइंट्स में भी ये शुरू होता है, तो वो एक्सरे करेंगे उस कंसर्न पार्ट का। तो अभी तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जिस साइड का नी होगा उसका भी करेंगे, दूसरे साइड का भी करेंगे। तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में वो एक्सरे निकालते हैं, और वो अगर डॉक्टर महसूस करें तो उसका एमआरआई भी निकाल सकते हैं। अगर वो कुछ अलग चीज़ भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बताया था कि बेकर सिस्ट हो सकता है, या अदर कोई सिस्ट उधर होगा, अदर कोई लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट होगा, या अदर पैथोलॉजी कोई डिजीज होगा, कोई इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए वो एमआरआई कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ मेटाबॉलिक डिजीज में भी ये हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, क्रोनिक स्टेरॉइड यूज भी अगर खा रहे हैं तो उससे भी हो सकता है, हीमोक्रोमाटोसिस से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए हमको ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजना पड़ता है। तो खून का जांच होने के बाद, एक्सरे होने के बाद, एमआरआई अगर रिक्वायर्ड होगा उसको करने के बाद हम डायग्नोसिस पे अराइव करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अपनी है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करेंगे डिजीज को। पहला तो काम है कि हम पहले इसको निराकरण के बारे में बात करते हैं, प्रिवेंशन जो बोलते हैं। देखिए, एक बीमारी है ना, जो होने से पहले अगर हम उसको प्रिवेंट कर दें, निराकरण कर दें, तो वो सबसे अच्छा होता है ट्रीटमेंट से। तो उसके लिए आपको जानकारी जरूरी है कि किस किस कारण से ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमने बताया है, तो कैसे उसको प्रिवेंट करें। नंबर 1 की देखिए, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है आजकल, ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो उस थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि मोबिलिटी करना चाहिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, या फिर कुछ मतलब एक्सरसाइज होना चाहिए। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मॉडरेट, जैसा आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं। मैं वेट गेन, जो वेट वाला जो एक्सरसाइज, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अच्छा होता है, जॉगिंग होता है, वॉकिंग होता है, बाईसाइकिल चलाना। सबके लिए तो बाईसाइकिल चलाना संभव नहीं है, घर में भी बाईसाइकिल का जो आता है आपका, जो जिम का इक्विपमेंट्स, उससे भी कर सकते हैं। स्विमिंग अच्छा है, तो ये सब कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। दूसरा चीज होता है कि आपका ओबेसिटी, जो मोटापापन होता है, तो आपका वेट को आपको घटाना बहुत जरूरी है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका बीएमआई, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो अगर ज़्यादा है तो आपको घटाना चाहिए वेट को। देखिए, पहले वीडियो में बताया था कि 1 किलो वेट अगर आप घटाते हैं तो 4 किलो का लोड आप घटाते हैं अपने घुटने के ऊपर। जो लोड आता है वो 4 किलो का वो लोड आ जाता है 1 किलो। तो 1 किलो घटाएंगे तो 4 किलो का लोड कम आ जाएगा, तो जॉइंट प्रिजर्वेशन रहेगा, वो बचेगा, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं कि हम जो अपना जो डिजीज होता है, कोई डायबिटीज जैसे बोला था, या अदर कजेस होता है, तो उसको आप मैनेज प्रॉपर तरीके से उसका कंट्रोल करना चाहिए, तो वो प्रोग्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा चीज़ है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है। जैसे कि महिलाएं में, ज़्यादा उम्र के, ज़्यादा आयु के जो महिलाएं हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसका एक कारण भी एक होता है कि वो तो एक हाउसवाइफ जो होते हैं, उनका काम करने का तरीका, ज़्यादा घुटने पे लोड आता है,
दूसरा चीज़ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि उनके साथ होता है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में, आफ्टर मेनोपॉज, मतलब पीरियड जब बंद हो जाता है, थोड़ा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, उसके कारण भी और घर अंदर इंडोर रहने से भी ऑस्टियोपोरोसिस उनका होता है। इस सब कारण से विटामिन D3 का भी आपका डेफिशिएंसी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। तो ये सब कारण है। अगर कोई आपका फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उसका रिडक्शन, मतलब एक्यूरेट अलाइनमेंट ला के प्लास्टर या ऑपरेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस कर सकता है। अगर आपका कोई कमर का प्रॉब्लम है, उसको भी आप मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करवाने से आपका जो इम्बैलेंस, जो गेट का जो थोड़ा अच्छी तरह जो प्रॉपर गेट होता है वो मेंटेन होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांस कम हो जाता है। तो ये सब हमने प्रिवेंशन के बारे में, जितना हमारा कारण था उसी हिसाब से हम प्रिवेंशन भी बताए। जिसका फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहे इससे। और उसके बाद हम बताएंगे जो ट्रीटमेंट होता है। पहले तो आ जाता है आपका होममेड ट्रीटमेंट, ठीक है। होममेड ट्रीटमेंट जो होम थेरेपी होता है, होम थेरेपी घर से आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर दर्द शुरू हो गया तो आप गर्म सेक दे सकते हैं या फिर कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ अगर कोई जॉइंट ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कैन या स्टिक का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उससे उस जॉइंट पे लोड कम रहेगा। इसके साथ आप बॉडी का वेट लूज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में, जो फिजियोथेरेपी के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा, जो मैंने बताया था कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, छोटा मोटा एक्सरसाइज जो कि घर में आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, किसी के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा फ्लैट ग्राउंड में करें, अनइवन ग्राउंड, जो आबड़ खाबड़ रास्ता में न जाए, सीधा जो प्लेन रास्ता है वहाँ आप वॉकिंग कर सकते हैं। बाईसाइकिलिंग जो बोला, प्रैक्टिकली बाईसाइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर घर में जिम इक्विपमेंट जो होता है साइकिलिंग का, उसमें कर सकते हैं। स्विमिंग अगर आपसे पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। ये सब तो हो गया आपका घरेलू उपचार, जो कि घर में आप कर सकते हैं। जब इसके बाद आप आउटडोर में आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर के पास, हम क्या करते हैं, तो आपका जो कारण है, जो आते हैं हमारे पास, आप दर्द के कारण आते हैं, डिफॉर्मिटी के कारण आते हैं। दर्द इतना होता है कि आप सो नहीं पाते। समटाइम्स कुछ लोग का ये प्रॉब्लम है, उनको नींद भी ठीक से नहीं आता, वो सोशल एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाते, जॉब ठीक से नहीं कर पाते, तो उनका सफरिंग्स बहुत होता है। तो हम उसका पेन मैनेजमेंट पहले करते हैं। तो पेन किलर जो होता है वो सिर्फ पेन किलर नहीं होता, ये गलतफहमी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन होता है, उसको चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि उसके कारण ही पेन होता है और जो फ्लूइड जमता है वो सब। तो एनसेड, वो जो पेन किलर होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, या फिर ओपियोइड्स ड्रग्स होता है, वो हम देते हैं। उसके बाद अगर उससे भी पेन रिलीफ ना हो तो हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जल्दी उसको इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए स्टीरॉइड भी देते हैं, लेकिन लिमिटेड यूज है इसका। और उससे ऊपर एक चीज़ आता है हाइलुरोनिक एसिड, वो भी इंजेक्शन में आता है, इंजेक्शन फार्मूला में, वो हम दे सकते हैं। नी जॉइंट के अंदर, जो नी जॉइंट है आपका, इसके अंदर ही ये दिया जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक, ये सिर्फ ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही आप ले, उनको पता है क्या है एनाटॉमी, तो वो वहीं जगह पे जाके उसको इंजेक्ट करेंगे, जो कि आपका फ्लूइड यहाँ रहता है उसमें ही वो ड्रग रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और वो इन्फ्लेमेशन चेक करेगा। जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसका प्रोटेक्टिव एक्शन भी है कि आपका कार्टिलेज जो डैमेज होता चला जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ थोड़ा रिजेनरेटिव प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो अंदरूनी तरीके से उसको थोड़ा रिपेयर करना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है कैल्शियम, जो बताया था, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन जरूरत हो तो दिया जाएगा। उसके बाद आता है कुछ नया ड्रग्स आए, जैसे ग्लूकोसामिन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, या फिर ऑनडिनेचेड कोलाजन टाइप 2 है, और अलग चीज़ है जैसे कि रोजिब एक्सट्रैक्ट है, वोस्वेलिया है। ये सब जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है, इनका जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करते हैं कि जो डिजेनरेटिव प्रोसेस को ये हल्ट भी करता है, स्लो डाउन करता है, कभी कभी हल्ट भी करता है, और कभी कभी रिवर्स भी कर सकता है। सम क्लिनिकल स्टडीज आर क्लेमिंग दैट दे आर ऑल्सो एबल टू रिवर्स द प्रोसेस, मतलब उस जो प्रोसेस है, डिजीज का जो प्रोग्रेस आगे आगे चलता जा रहा है, उसको
रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, थोड़ा बैक को ला के नॉर्मल से भी ला सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जो ड्रग ट्रीटमेंट हो गया ओपीडी बेसिस में। कुछ स्टेजेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का जहाँ और ये सब काम नहीं करता, क्योंकि ये डिजीज जो होता है, एक बात मैं बताने भूल गया, ये डिजीज को हम क्योर नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस जो प्रोग्रेस है जो बढ़ता जा रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अप टू ए स्टेज, आफ्टर सम स्टेज, मतलब जो कंजर्वेटिव का स्टेज होता है उसके बाद जो आता है, जो स्टेज में प्रेजेंट करते हैं हमारे पास मरीज आते हैं, उनका सिर्फ ड्रग ट्रीटमेंट से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। अगर पेशेंट फिट है, उनका कंडीशन अलाउ करता है, तो हम वहाँ सर्जरी के बारे में उनको एडवाइस करते हैं, या फिर ये आइडिया मतलब दिमाग में लेते हैं कि इसको सर्जरी कौन सा चाहिए। सर्जरी भी एक तरफ का नहीं आता, जैसे कि सब बोलते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो टोटल नी टीकेआर को बोलते हैं, नी टोटल नी आर्थरोप्लास्टी को। ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक जो पेशेंट का कंडीशन है, डिजीज का कितना प्रोग्रेस है, उसी हिसाब से सर्जरी किया जाता है। नंबर 1 की थोड़ा थोड़ा पैची, मतलब पार्ट कार्टिलेज डैमेज है तो कार्टिलेज का हम ग्राफ्टिंग भी सर्जरी करते हैं। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा एडवांस हो गया है तो एक पार्ट के ऊपर हमको लगता है, एक्सरे से देखते हैं कि एक पार्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव हो रहा है। सपोज ये पार्ट के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर ये मेनिस्कस जो है ये पूरा घिस गया है या फिर एब्सेंट है, तो ये ज़्यादा क्लोज आ गया है, ये जो जॉइंट स्पेस होता है, गैप होता है, गैप कम हो गया है, इसके ऊपर लोड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑस्टियोटोमी का प्रोसीजर करते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन को काट के उसका थोड़ा एगुलेशन चेंज करते हैं, तो वो वेट जो ज़्यादा लोड इधर हो रहा था इधर को आएगा, इधर ज़्यादा लोड हो रहा है तो इधर को आएगा, तो वो ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर होता है, जैसे कि HTO, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, ऐसा कुछ होता है। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। यूनिकम्पार्टमेंट मतलब क्या है कि रफली कह सकते हैं ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये इनर कंपार्टमेंट है। तो कौन सा कंपार्टमेंट में ज़्यादा घिसा है, मतलब ये बोन ज़्यादा घिसा है, इनर कंपार्टमेंट, ये आउटर कंपार्टमेंट। तो अगर एक कंपार्टमेंट ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट घिस गया है, डैमेज हो गया है, तो हम उसी पार्ट को ही, जो ये आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो सरफेस जॉइंट को जो बनाते हैं, इसी पार्ट को काट के निकाल के हम उसमें इम्प्लांट डाल देते हैं, उसको बोलते हैं यूनिकम्पार्टमेंटल आर्थरोप्लास्टी, नी आर्थरोप्लास्टी। अगर पूरा ही इस बोन का टोटल एरिया डैमेज हो गया है और ये बोन का भी टोटल एरिया डैमेज हो गया है, तो इसको हम, ये जो आर्टिकुलर सरफेस को हम काट के निकाल देते हैं, ये जो जॉइंट सरफेस को काट के निकाल देते हैं, उसके बाद इम्प्लांट इधर और इधर लगाते हैं। और ये चक्की जो बोन है पैटेला, इसके अंडर सरफेस भी अगर खराब हो तो इसका अंडर सरफेस, सिर्फ इसको टोटल नहीं निकालते, इसका नीचे का जो सरफेस है, जो आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं, थोड़ा उसको निकाल के वहाँ इम्प्लांट डाल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेज में है पेशेंट का, कौन कौन का पार्ट डैमेज है, तो ये टोटल नी आर्थरोप्लास्टी होता है। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है, आपका घरेलू घर में रह के क्या क्या आप कर सकते हैं। हाँ, और ये जो ओपीडी ट्रीटमेंट में एक बात मैं भूल गया कि फिजियोथेरापी का भी हम एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनके पास हम भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं कि जो स्टिफनेस होता है, जो उनका जो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, बेंड नहीं हो पाता या पूरा सीधा नहीं होता, तो ये स्टिफनेस के कारण भी होता है और मसल वीकनिंग के कारण भी होता है। और दूसरा चीज़ है कि मसल वीक होने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नी जॉइंट के चारों तरफ जो मसल्स है, यहाँ है, इस चारों तरफ मसल है, नीचे भी है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, जॉइंट पे लोड कम होगा। तो इसके लिए फिजियोथेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस को रिलैक्स करने के लिए भी फिजियोथेरापी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये फिजियोथेरापी एक कंपोनेंट। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि घर में आप क्या कर सकते हैं। ओपीडी में जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो बोलते हैं, ड्रग मैनेजमेंट, वो क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने टोटली 3 वीडियो में पूरा टॉपिक को कवर किया जितना हो सके। फिर भी आपको अगर कुछ जानना है या कुछ छोड़ दिया हमने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशंस। आपको सब जानकारी देने के लिए हम प्रस्तुत है, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा, हम स्पेशली एक फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज होता है, क्या क्या आप घर में कर सकते हैं, छोटा मोटा एक्सरसाइज जो हम बताएंगे। और आपका जो शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।